कि काय फुल्लो, जी, तो वो मुझे आज तक याद है। क्योंकि वो सिनेमा ऐसा बना था, ऐसी फिल्म बनी थी जिसको बोलते हैं मील का पत्थर। उस कैरेक्टर आर्टिस्ट में कभी आपको इतनी पहचान मिलेगी जैसे बिल्कुल नहीं अब सोचा मिली? था, बिल्कुल नहीं सोचा था। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी या ड्रामा? मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे संजय दत्त या धर्मेंद्र वाले पार्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे पार्ट तो मुझे मिलने चाहिए ना। ये जो एफर्टलेस एक्टिंग है आपकी, हम्म। हमारे पंकज त्रिपाठी जी की, जी। ये एकदम नई विधा है। जिस फिल्म में आप पंकज त्रिपाठी होते हैं वो हमारी विश लिस्ट में आ जाती है। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके जहन में भी हो जिसको आपने इम्प्रोवाइज किया हो? अपने जीवन में आए जो लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं। जैसे अभी हम नन्हे नन्हे जो थे हमारे, जिन्होंने चाय दी, वो चाय दे सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनका एक स्वैग है। जॉली LLV 3 भी देखी जी वो, उसमें आप विलेन थे जी। वो कैरेक्टर भी बड़ा पसंद किया गया। फटे हाल खस्ता हाल जिंदगी जी है यार। अभी भी अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो लगता है किसी और की गाड़ी में बैठ रहा हूँ क्या। वो सब के बीच में मुझे लगता है कि ये हजारों करोड़ का आदमी मैं लगूंगा क्या। यदि आप फिल्मी दुनिया में नहीं होते, कलाकार नहीं होते, तो क्या करते? जर्नलिस्ट होता, मैं यहाँ पर ब्रजेश राजपूत का इंटरव्यू ले रहा होता। क्या बात है, महफिल लूट ली। नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे विस्तार न्यूज़ में जो मेहमान बन के आए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो गज्जाज राव साहब हैं, जिनको हम लोग फिल्मों में पिछले 3 दशकों से लगातार देखते आ रहे हैं। सर, इतना लंबा करियर और आपकी पहली फिल्म जो मध्य प्रदेश में ही शूट हुई है, चंबल, और मुझे उस फिल्म जब देखी थी तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि ऐसी फिल्म बन भी सकती है। मैंने दिल्ली की शीला थिएटर में उसको देखा था, शीला जी जी, जो अब बंद भी हो गया जी, सर ना। जी, जी, जी। तो देखा तो जो पहला सीन था और जो गाली के साथ जो जी शुरू जी, होता, जी। और फिर उसमें जो आपका एक डायलॉग था, क्योंकि हम तो सब मध्य प्रदेश के लोग हैं, और जब आप फूलन देवी को छेड़ते हैं फुल्लो बोलते हैं जी कि जी, काय फुल्लो, जी तो वो मुझे आज तक याद है। जी। तो कैसा वेंडिट क्वीन को आप कैसे याद करते हैं? माइलस्टोन है विजेश, माइलस्टोन है वो। मेरे जीवन में तो है ही है, क्योंकि वो पार्ट बहुत छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत, गूंज उसकी बहुत दूर तक सुनाई दी। तो उसने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोले, क्योंकि वो सिनेमा ऐसा बना था, ऐसी फिल्म बनी थी जिसको बोलते हैं मील का पत्थर। शेखर जी ने वो जो फिल्म बनाई, उसकी वजह से सारे कलाकार, मनोज बाजपेयी और निर्मल पांडे, सीमा बिस्वा, सौरभ शुक्ला, तमाम लोग, सभी लोग जो दिल्ली में थे, और उनके लिए मुंबई आने का रास्ता खुल गया। तो समझ लीजिए कि वो हम सब लोगों का ग्रीन कार्ड था। बैंडिट क्वीन जो थी, उसने एक पूरे बहुत बड़े समूह के लिए रास्ते खोले। पर पहली फिल्म में इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, वो भी मेरे ख्याल है चैनल 4 की फिल्म थी, चैनल 4 की है ना? फिल्म थी जी। ब्रिटिश प्रोडक्शन हाउस था जी, और जी। उसकी फिल्म थी। तो पहली फिल्म में इतना बड़ा ब्रेक मिलना है, जी, क्या आपको महसूस, माने कैसा उसका लगा उसका था? श्रेय तिग्मांशु धूलिया जी को जाता है। तिशु जो उस फिल्म में असिस्ट कर रहे थे शेखर जी को और कास्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने मेरे नाटक देखे थे। मुझे मंच पर अभिनय करते हुए देखा था, और उनको लगा था कि ये वाला पार्ट जो है गजराज ठीक ठाक कर लेगा, और उस तरह से उन्होंने शेखर जी से मिलवा दिया। लेकिन आपको शुरू शुरू में तो अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि ये फिल्म है और जिसमें सब लोग सबको पार्ट मिल रहा है, और वो ज़माना था जब एकता कपूर के सीरियल्स नहीं थे, बिल्कुल। तो रोजगार बहुत कम था एक्टर्स के लिए। कहीं श्याम बेनेगल साहब की फिल्म में कोई छोटा पार्ट मिल गया, गोविंद निहलानी जी की फिल्म में मिल गया, कुंदन शाह जी की फिल्म में, अजीज मिर्जा साहब की फिल्म में, और कमर्शियल फिल्मों में तो मतलब बैकग्राउंड का भी बैकग्राउंड होते थे। सुभाष घई साहब की फिल्म में पार्ट मिलना, महेश भट्ट साहब की फिल्म में काम मिल जाना बड़ी मुश्किल चीज़ होती थी। तो उस माहौल में दिल्ली में शूटिंग हो रही है और दिल्ली में कास्टिंग हो रही है, तो वो मतलब हल्ला मचा हुआ था कि बैंडिट क्वीन की कास्टिंग, बैंडिट को। तो उस समय आपको अंदाज़ा उस तरह से नहीं होता है, लेकिन जब आप शूटिंग प्रोसेस में जाते हैं, उससे पहले मैंने टेलीविज़न का छुटपुट काम किया था, सिपाही 1, सिपाही 2, इस तरह का। तो वहाँ पे जाके देखा कि वो विस्तार से पहली बार मेरा वो बना, एग्रीमेंट बना, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ओह गजब। है ना, जिसमें मेडिकल टेस्ट हुआ। तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो कुछ जलवा है। और वहाँ पे जाके बहुत सारे अंग्रेज़ लोग टीम के अंदर, और रिवाइंस में, धौलपुर के रिवाइंस में, बीहड़ में शूटिंग हो रही है, और ब्रेकफास्ट टेबल पे मतलब ऐसा लगे कि जैसे 5 स्टार का बफे लगा हुआ है। क्या बात तो है। हाँ, और बड़ा बड़ा रोमांचकारी था। बिल्कुल, मुझे तो अभी भी याद पड़ता है कि उन भीड़ों में शूटिंग होना, और एकदम धूल मिट्टी उतार चढ़ाव, जी, और वो सब जिस रियल लाइफ में रियल तरीके, बहुत रियल था। मतलब हर 2 किलोमीटर में या तो बहुत तारीफ मिलती थी, गांव वाले बहुत तारीफ करते थे, या या बहुत गालियां देते थे। हाँ। जो फूलन
हाँ। के समर्थन में और फूलन के विरोध में जो समुदाय होते थे वहाँ जी, पर, जी। उनसे बड़ा कटाक्ष मिलते थे या बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि जिज्जी के लिए फिल्म बना रहे हो, हाँ। बहुत सही है। या फिर बड़ा अभद्रता के साथ कोई बोलेगा क्या हाँ। उसके लिए फिल्म नहीं बननी चाहिए। हाँ, तो उस हम तो मतलब हाँ, माने लड़कपन वहाँ था, तो बिल्कुल। बड़े छोटे थे उम्र में, तो लेकिन बड़ा रोमांचकारी अनुभव। बस हम थोड़ा पीछे पलट के देखें तो कैसे आपको एक्टिंग का शौक कैसे लग गया? आपने तो जो मैंने पढ़ा है आपके पिताजी रेलवे में थे, अलग-अलग जी, शहरों जी, में आप रहे। जी, जी। फिर एक्टिंग का चस्का या शौक या शौक देखिए क्या होता है कि पॉपुलर सिनेमा आपके आसपास रहता है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, है ना, रेखा, जीनत अमान, परवीन बाबी, कबीर बेदी, ये आपके लड़कपन में आपके साथ हैं। दिलीप कुमार साहब, पुरानी पिक्चरें और टेलीविज़न, और वो कहीं ना कहीं आपका मानस आप उसको उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हो। बिल्कुल। मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में आपको सिनेमा आपके लिए अभी तो फिर भी चेंज हो गया है बहुत। ओटीटी आ गया है, एक रील प्रदेश बन गया है पूरा का पूरा, है ना। तो रील एक यूनिवर्स आ गया है जिसके अंदर कि आप पूरा खो गए हैं लोग। लेकिन एक ज़माना था जब सिनेमा थिएटर में जाना, शीला, खन्ना, रीगल, रिवोली, हाँ, ओडियन हाँ। प्लाजा, क्या है बड़ी ना, चीज़ हुआ करता था। चाणक्य, हाँ। तो वहाँ जाके सिनेमा देखना, तो मुझे लगता है कि वो एक इनडायरेक्टली वो इम्प्रेशन रहा होगा कि यार कि ये, और आप हर कभी ना कभी लड़कपन में, छुटपन में अभिनय करके देखते हैं, डायलॉग बोल के देखते हैं। मेरे साथ जो हुआ टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे। कहीं काम काज, रोजी रोटी का चल नहीं रहा था, और उसके बीच में मैं एक नाटक देखने चला गया किसी दोस्त के साथ, संध्या छाया। और वो दो लोग थे उसके अंदर, एक वयोवृद्ध कपल जो अपने जीवन को याद कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि यार ये दो लोग इतनी देर से लाइनें कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, श्री राम सेंटर के बेसमेंट में। मैंने कहा यार ये लाइनें बोल कहाँ से रहे हैं ये लोग, है ना। और फिर वो नाटक इतना अच्छा था, और उसके बाद मुझे एमेच्योर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए थोड़े बहुत, और फिर एक्ट वन से जुड़ा। जॉन बेरी का जॉन बेरी का था। नहीं, वो बेरी जॉन के साथ तो एक अलग नाटक किया था मैंने, सुनो रे किस्सा। एक्ट वन था जिसके अंदर एनके शर्मा, निखिल वर्मा, आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, अनीश वर्मा, जूही डोगरा, शेफाली भूषण, ये तमाम लोग थे। तो जिससे एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ता खुल गया अगले जीवन का। पर आपने जब आप उस दौर में जब एक्टिंग कर रहे थे या अभिनय कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो कभी सोचा था कि सिनेमा तक ऐसी पहुंच हो जाएगी? और एक जो कैरेक्टर आर्टिस्ट नाम का एक छोटा सा कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है, श्रीराम लागू से लेके बहुत सारे लोग हुए, तमगा मिलता है, मगर उस कैरेक्टर आर्टिस्ट में कभी आपको इतनी पहचान मिलेगी जैसे अब मिल रही? बिल्कुल नहीं सोचा था। ब्रजेश, क्या होता है कि जब आप शुरुआत में आपको नहीं मालूम होता, जब आप बहुत पहले पायदान पे होते हैं, तो जो 200वीं सीढ़ी या 300वीं सीढ़ी पे जाने के बाद आपको क्या परिदृश्य देखने को मिलेगा, उसका आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं। उसको आप नहीं आपने सोचा होता। तो पहले तो आपका रोजगार ही होता है कि आप अपने खर्चे निकाल पाएँ, घर वालों को आप आर्थिक सहयोग दे पाएँ, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और फिर धीरे धीरे करके, और लेकिन मुझे लगता है कि एक जीवन में एक चीज़ मैंने जो पाई, जो मेरे आसपास मित्र थे, उनसे मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली कि मैं, अगर बड़े पार्ट नहीं मिल रहे थे, उसको लेकर कहीं पर भी मैं कुंठा में नहीं था। अच्छा। ये मुझे सीख बहुत पहले मिली थी कि जो आपके पास नहीं है और आपको मिल गया, मान लीजिए आपके पास एक रोटी है और आपको एक रोटी एक्स्ट्रा मिल गई, तो आप प्लस में हैं। और अगर जब आप प्लस में हैं तो आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो ये और कंप्लेन नहीं करने का मतलब ये नहीं कि मैं उदासीन हो गया, मेहनत पूरी करता था मैं। लेकिन ये था कि कभी ना कभी, जैसे मैंने एक स्वानंद किरकिरे हमारे मित्र हैं, उनकी फिल्म देखी, क्या फिल्म थी, चुंबक, और मैंने देखा यार ये तो मेरे कबीले का ही है। या संजय मिश्रा की फिल्म देखी, आंखों देखी, यार ये तो ऐसा, मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे संजय दत्त या धर्मेंद्र वाले पार्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे पार्ट तो मुझे मिलने चाहिए ना। ऐसी आशा एक रहती थी, और उसके बीच में बधाइयों मिल गई मुझे। बधाइयों ने फिर आपको बधाइयों जी रास्ते खोल दिए। मगर आपको हम लोग जितने लंबे समय से देख रहे हैं, तो आपकी एक्टिंग में गजब ऐसी चीज़ है जो पंकज त्रिपाठी या आप लोगों ने एक नई चीज़ को आगे ले गए हैं। सर, मैं अभी ब्रजेश, मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि जिस फिल्म में आप पंकज त्रिपाठी होते हैं वो हमारी विश लिस्ट में आ जाती है। वो फिल्म हम
या वो शो हम देखना पसंद करते हैं, तो बड़े सम्मान की बात है ये। हाँ, बहुत सम्मान की बात है। मगर मेरा सवाल ये है कि वो चीज़ आपको कहाँ से आई कि मैंने एक एक्टिंग जो इस कदर नेचुरल हो कि वो एक्टिंग लगे ही ना। मैं उसका श्रेय जो मेरे निर्देशक है उनको देना चाहूँगा मैं, कि मेरी उसके अंदर कह सकते हैं कि मेरा योगदान केवल इतना रहता है कि मैं स्क्रिप्ट की बड़ी पड़ताल करता हूँ और कोशिश करता हूँ ऐसे निर्देशक के साथ काम करूँ जिसके साथ मेरा वो जो 30-40 दिन का 2 महीने का सफ़र है उसमें वो क्रिएटिव सफ़र हो और वो मज़ेदार सफ़र हो और उसमें यादें बने अच्छी। मेरा योगदान इतना होता है कि मैं उसमें, मुझे लगता है कि इस आदमी के साथ नहीं बनेगी तो मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ, भले ही कितना ही उसमें आर्थिक में मुझे लॉस हो जाए, मुझे मतलब अच्छी फीस मिलने वाली हो, तब भी मैं मना कर देता हूँ कि यार ये शायद मैं इसके साथ हारमोनी नहीं होगी मेरी। तो जो 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 स्क्रिप्ट का, अच्छी स्क्रिप्ट का चयन करना और अच्छे जागरूक डायरेक्टर्स के साथ के यूनिवर्स में जाना, तो शायद वहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी कोशिश रहती है। उसके बाद फिर राइटर्स का योगदान होता है और डायरेक्टर्स का योगदान होता है। मगर ये जो एफर्टलेस एक्टिंग है आपकी, हमारे पंकज त्रिपाठी जी की, ये एकदम नई विधा है जो मैंने ब्रजेश, उसके पीछे रीज़न ये है कि OTT ने पूरी दुनिया का खजाना दर्शकों के लिए खोल दिया है और दर्शकों को स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, मलयालम सिनेमा, ईरान, वहाँ का सिनेमा लोग आम जन के पास है। मलयालम सिनेमा पहले क्या होता था कि आप फिल्म फेस्टिवल्स में थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग ही देख पाते थे कि हमने अल्मोदोवार की फिल्म देखी, हमने स्पेनिश फिल्म देखी, अडूर की फिल्म देखी हमने, तो उसी में ही अपने चौड़े होते थे। अब क्या हो गया है कि एक क्लर्क जो है या एक नॉर्मल सेल्समैन है, एक साधारण परिवार है जो, उसके पास वो मलयालम फिल्म है जो सूक्ष्म दर्शनी, वो पहुंच गई है और उसकी बहुत अच्छी डबिंग होती है, हिंदी में बहुत अच्छी डबिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सबटाइटल से देखो। तो वो जब इतना अच्छा सिनेमा पहुंच गया है तो फिर दर्शक तो बोलते हैं ना कि नहीं यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर। मगर उन फिल्मों से आप लोग को सीखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शकों तक वो पहुंच रही है और दर्शक उससे मनोरंजन ले रहे हैं और दर्शक उसको सराह रहे हैं, सराहना दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, इस तरह की कहानी कहने का अंदाज सही है। क्या बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग करते हुए दिखें, कहानी कर रही है और किरदार सामने बोलना चाहिए। आपने बहुत सारे रोल किए हैं, मैंने इस दरमियान काफ़ी सारे रोल हैं, और तो उस रोल में कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको लेके अभी हम लोग हालांकि आपकी जॉली LLB 3 भी देखी जी, वो उसमें आप विलेन थे जी, वो कैरेक्टर भी बड़ा पसंद किया गया, दोपहिया वाला कैरेक्टर बहुत पसंद किया गया, एक बाप की मजबूरी और तमाम चीज़ें आपने जिस खूबी से निभाई वो बहुत यादगार, मतलब आपको देखने के बाद कोई भूलता नहीं है उस कैरेक्टर को। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके जहन में भी हो जिसको आपने इम्प्रोवाइज़ किया हो, या कोई ना कोई कैरेक्टर आपने कहीं से उठाया हो? देखिए ये होता है ब्रजेश कि आप अपने जीवन में आए जो लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं। जैसे अभी हम नन्हे जो थे हमारे, जिन्होंने चाय दी, उन्होंने जो मयंक, जिनका छज्जे वाले बाल बने हुए थे, तो वो और जो वो चाय दे सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनका एक स्वैग है ना, जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, कि वो अपने आप को मान नहीं रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चाय वाला मत समझो, मुझे मतलब यहाँ पर मैं चाय दे रहा हूँ लेकिन मैं आगे जाऊँगा बहुत में। तो वो आप ऑब्जर्व करते हैं और एक्टर का काम है ऑब्जर्व करना कि हवाई जहाज़ में या ट्रेन में या फेरी में या बस में या रिक्शा में या सड़क पे, मॉल पे, आप जहाँ पर भी हैं आप निरंतर पढ़ रहे हैं, सिर्फ किताबें नहीं, लोगों को पढ़ रहे होते हैं, लोगों के हाव भाव, चेहरे। अभी मैं जिस इवेंट में था मध्य प्रदेश टूरिज्म के, तो वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आता है। कल मैं मृगनेनी स्टोर में था, यहाँ पे जो बड़ा मशहूर है, और वहाँ पे एक कर्मचारी थे जो बड़े उत्साह से कोई बता रहे थे किसी फंक्शन का, कोई सक्सेसफुल हुआ फंक्शन। अबे मालूम है कि वो वहाँ से चिट्ठी आ गई है, हाँ बड़े अधिकारी बड़े खुश हो रहे हैं उसके अंदर। उसने वो फ़ोन 3 लोगों को किया और 3 लोगों में उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आया, और जो उत्साह जो था उनका, जो बताने का एक एक डिटेल तो गया, फिर फ़ोन आ गया वहाँ से, फिर एसएमएस आया तो फिर हमने फ़ोन कर दिया कि भाई क्या बात हो गई, तो अपन ने बोला कि ऐसा कर लेते हैं। तो आप वो ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये किरदार मैं कहीं करूँगा, मैं जो एक ही चीज़ को बड़े उत्साह से 3 लोगों को बता रहा है और उतने ही उसके अंदर कहीं से भी वो बोर नहीं हो रहा उस चीज़ को लेकर, सुनने में मज़ा भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो जैसे ये वाला है अपना जॉली LLB में हरिभाई खेतान है, तो जैसे, और मुझे क्या होता है कि ब्रजेश आपको अंदर की बात बताऊं, किसी को बताइएगा मत आप।
आप आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, बताइएगा। मतलब मुझे क्या लगता है कि हर चीज़ जब भी मैं कर लेता हूँ तो शुरुआत तो बड़े जोश से होती है कि भाई स्क्रिप्ट आ गई, ये किरदार है, ऐसा करेंगे। फिर जब वो कंफर्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, उसके बाद मेरे दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू होती हैं। अरे यार, इसको कैसे करूँगा, होगा कैसे, गलत तो नहीं फंस गया। और मेरे अंदर बड़े सारे शंकाएं आ जाती हैं हर बार। तो इसी जॉली एलएलबी में भी बड़ी शंकाएं आई कि पहली बात तो मैं रईस हूँ नहीं। हाँ, मतलब फटे हाल खस्ता हाल जिंदगी जी है यार, है ना। ईश्वर की दया से थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुई है, वो ठीक है, लेकिन आपकी सोच मनस्थिति तो लोअर मिडिल क्लास वाली है। मन जो बचपन के 15 साल गुजरे हैं 150 स्क्वायर फीट में, वहां से निकलता ही नहीं है दिमाग। मान अभी भी अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो लगता है किसी और की गाड़ी में बैठ रहा हूँ क्या। और मुंबई में जो संघर्ष किया है, हाँ, तो वो सब के बीच में मुझे लगता है कि यार ये हजारों करोड़ का आदमी मैं लगूंगा क्या। मतलब होता ना कि आपको अटपटा लगता है कि यार ऐसा ना लगे कि बाद में डायरेक्टर 2 दिन की शूट बाद की बोले कि यार इससे गलत कास्टिंग कर दी यार, ये गलत हो गया। अच्छा, तो वो उसमें लेकिन फिर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आता है। जैसे इसमें वीरा हैं जो कॉस्ट्यूम हमारे डिज़ाइनर हैं और नेशनल अवार्ड विनर हैं, उधम सिंह के लिए उनको मिला हुआ है। तो फिर वो जिस तरह के कपड़े लेकर आए, ये जिस तरह से, फिर उसके बाद बात बैठी गई कि उसको किस तरह की उसकी हेयर स्टाइल होगी। ये आदमी इतना धन्ना सेठ है, हजारों करोड़ का मालिक है, वो कैसा होगा, क्या वो, मतलब मैं अंग्रेजी वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर वो, जैसे राम कपूर हैं, राम कपूर का बचपन मलाबार हिल्स में बीता है, तो उनके लिए बड़ा आसान है वो स्वैग लाना, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता। तो मैं अपने लिमिटेड आवरण में, लिमिटेड मेरे अपने जो मेरे मेरे टूल्स हैं उसके अंदर कैसे करूँ। तो जो कॉस्ट्यूम जब एक बार आई, विग लगी, तो थोड़ा सा मुझे भरोसा आया कि यार मैं शायद खींच लूँगा। और सुभाष कपूर साहब जो हैं वो बड़े ही किफ़ायती आदमी हैं तारीफ़ों के मामले में। वो नहीं बोलते हैं, उस सेट पे भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बहुत रेयर होता। अगर उन्होंने एक स्माइल दे दी और अगले शॉट पे चले गए तो समझ लो कि शॉट ठीक हुआ है। तो पूरे शूट के दौरान भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, ऐसा कहीं एक बार भी। मैं हमेशा पूरे समय शंका में कि ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पसंद आने से ज़्यादा कि मैं ये जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं उस पर खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। वो वाला रोल ठीक हो गया, वो वाला रोल ठीक हो गया, शुभ मंगल वाला ठीक हो गया, लूट केस वाला ठीक हो गया, तलवार वाला ठीक हो गया, बधाइयों वाला ठीक हो गया, मैदान वाला भी ठीक हो गया। ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये निराला है एकदम से पूरा हजारों करोड़ का मालिक और ऐसे हो। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से अभी, और मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा। अरे क्या करें, अच्छा नहीं लगता है ना कि वो नाम लेने से फिर सामने वाला अपने आप को विलन मान लेगा। मैं बोल रहा हूँ कि फलाना जो बिजनेसमैन है वो विलन है, मेरी इच्छा बिल्कुल वैसी नहीं है। बड़े आदमी विलेन होती नहीं है। हाँ, और नहीं, और जीवन में ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है ब्रिजेश, हमेशा होता है कि ग्रे होता है, कि लोग उतने ही अच्छे होते हैं और उतने ही बुरे भी होते हैं। कुछ लोगों के जीवन में आप बहुत अच्छे इंसान होंगे और कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये बड़ा अपने आप में इसके बड़े नखरे हैं, ये तमाम चीज़। तो एक बिजनेसमैन है जिनको मैं फॉलो किया मैंने, जिसके पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ वगैरह देखे मैंने, और वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। मुझे लगा ये आदमी ना बिल्कुल करेक्ट है, ये विलेन नहीं है और ना ही कहीं से भी अपने आप को थोप रहा है। लेकिन जब उसके धंधे पे बात आती है वो अपनी पे आ जाता है। तो मुझे वो उसने बड़ी हेल्प की मुझे। आपने डायरेक्टर्स की बात की, डायरेक्टर्स को आप बहुत पसंद करते हैं, ऐसा डायरेक्टर जिसका आपकी निभ जाए, उससे सीखने को मिले। आपने दिल से में मणिरत्नम के साथ काम किया हुआ। जी, उस समय मेरे पास चॉइसेस नहीं थे। नया नवेला था और उसमें जो काम मिले उसको सहर्ष स्वीकार करना होता था और बड़ा नौसिखिया था। हाँ। लेकिन मणि सर जो हैं वो वाले फिल्म मेकर हैं। हाँ। जिनके लिए और जो छोटे पात्र हैं वो उनके लिए प्रॉप की तरह होते हैं। हाँ। कि उसके, और ऐसा नहीं कि, और वो एक भाषा का भी विभेद रहता है। हाँ। या वो अंग्रेजी में हल्का फुल्का और तमिल जानते हैं और मैं हिंदी जानने वाला, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा हुआ, लेकिन वो लिमिटेड था। वो जब आप उस स्तर पर होते हैं तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बातें, जैसे शेखर जी के साथ था कि उनके साथ इम्प्रोवाइज किया जा सकता था, आप कुछ और करके दिखा सकते थे, जो लिखा हुआ उससे अलग दिखा। इनफैक्ट वो बोलते थे कि जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं उनको रटो मत,
अच्छा, उसके आसपास अपने डायलॉग्स बुन लो, बना लो। बिल्कुल। पर वहाँ उस फिल्म में आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, जी, और शाहरुख खान फिर बड़े आपकी बहुत एकदम कद्दावर वो स्टार थे, और उस समय स्टार थे क्या? एब्सोल्युटली स्टार थे। उनका जलवा था बहुत जोर से, और हमें मतलब और एकदम उनके करीब आके हम काम कर रहे थे। बड़ा अच्छा अनुभव था। वो भी दिल्ली के ही थे, जी जी। तो आपका तो खास ख्याल रखते होंगे। अगेन क्योंकि इतना पात्र हमारा किरदार पर होता है ना, कि आप जी। किस तरह का किरदार कर रहे हैं। तो अब जैसे अब मयंक को हाँ। पूरा दिन तो आप रूम में बुला के बात नहीं करेंगे। तो समझ लीजिए कि मैं मयंक था। सर ऐसा कोई आपने बहुत सारे माने एक एक्टर का मजा वही है, जैसे हम जर्नलिज्म का मजा ये होता है कि हम लोग हर रोज एक नई स्टोरी करते हैं, जी। अपने काम को रिपीट नहीं करते। तो आप लोगों के साथ भी है कि हर दिन कोई आप हर नई फिल्म में एक नया रोल करते हैं। देखिए, नया रोल है, किरदार सेम होगा, लेकिन आपके जो डायरेक्टर हैं जैसे ही वो अलग हो गए, जी तो वो यूनिवर्स अपने आप में अलग हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे हर शेफ, हर कुक, जैसे मेरी माँ जो राजमा बनाती हैं, मेरा मानना है कि दुनिया में श्रेष्ठ राजमा मेरी माँ बनाती है। सूखा राजमा मेरी माँ से बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। भाभी जी अगेन द्वंद्व वहीं पे है। मतलब मैं वो उस वहां तक पहुंचता ही नहीं हूँ, मैं कलेश करने से बच जाता हूँ वहां पर, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जो गट्टे की सब्जी हमारे घर में बेस्ट बनती है। वो भाभी गट्टे जी की सब्जी, हाँ, वो मेरी श्रीमती जी बेहतर बनवाती हैं या बना लेती हैं, है ना। कई बार कुक बनाते हैं, तो वो रहता है कि हाँ, ये गट्टे की सब्जी मेरी मम्मी से बेहतर है, लेकिन मेरी माँ राजमा जो तो उसी तरह से फिल्म निर्देशक होते हैं। तो वो हर एक फिल्म निर्देशक अपनी अलग अलग कहानी जी जी पकाता है, बुनता है, और जब आप उनके साथ काम करते हैं तो अपने आप, भले ही वो किरदार सिमिलर हो कुछ हद तक, हाँ। लेकिन क्योंकि कहानी कहने वाला एक नया इंसान है, तो आपको नया उसके अंदर आयाम मिल जाता है। बिल्कुल। ऐसा कोई आयाम जो अब आप करना चाहते हो, आपके मन में बड़ी इच्छा हो? बायोग्राफिकल कुछ पार्ट करने का बड़ा मन है, जी जी कि अम्बेडकर साहब का कोई पार्ट मिले, या इस तरह के कोई आए हैं कुछ कुछ, लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पाई, जी, कुछ जी। कुछ पात्रों का। लेकिन मेरा बड़ा मन है कि कुछ जो रियल लाइफ कोई कैरेक्टर के साथ करूं मैं। तो रियल लाइफ के कैरेक्टर में तो और मेहनत लगती होगी देख के करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर तो फिर पूरा आपका जो उनके जैसा दिखना है। पहला है कि बाहरी आवरण वैसा दिखे, आप वैसे दिख पाएं। फिर उसके बाद आप आत्मसात करें उनकी जो आइडियोलॉजी है, या वो जो जिस चीज़ के लिए, अगर वो साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर हैं या स्पोर्ट्स में रहे हुए हैं, तो उनका कैसा, क्या उनका जीवन था, उनका एंगल क्या था लाइफ का। सर आपको लगता है कि कॉमेडी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? आपकी भी जो ह्यूमर होता है या कॉमेडी का जो जी। सेंस होता है वो गजब लोग पसंद करते हैं, और जी। इसलिए लोग पंकज त्रिपाठी और आपको फिल्म में, भले ही आप लीड रोल में नहीं होते, मगर आपके सीन का इंतजार करते हैं कि कब जी, वो आ रहे हैं, जी। और जब वो आ रहे हैं तो थोड़े सतर्क हो जाते हैं। जी। तो ऐसे ही आपका है। जी। तो कॉमेडी इतनी सहजता से कैसे कर लेते हैं? कॉमेडी सबसे मुश्किल है ब्रजेश, सबसे मुश्किल है कॉमेडी। मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे मुश्किल विधा है। हंसा नहीं सकते आप। हंसाना, दुनिया को हंसाना, जनता को हंसाना, और 200, 300, 250, 500 लोग, एक साथ हंसे। 250 परिवार, हाँ। 200 परिवार जो बैठे हुए हैं, जो अलग अलग मनस्थिति के साथ आए हैं। किसी का पैचअप हो रहा है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, किसी का घर में कलेश हुआ है, किसी घर में राजमा खराब बना है, गट्टे की सब्जी अच्छी गट्टे की बनी। सब्जी अच्छी बनी है, वो लोग वहां पर हैं, सिनेमा देखने आए हैं। उन 250 नजरों को, 250 कपल्स को, परिवारों को, 500 दर्शकों को आप एक साथ कैसे हंसाएंगे? बधाई हो। हाँ। बधाई हो का मेरा अनुभव ये था कि मैंने तकरीबन उसके 20-25 शोज देखे थे जी। अलग अलग शहरों में, अच्छा। दिल्ली, मुंबई वगैरह में, और हर जगह पे जिस जगह पे एक शहर की ऑडियंस हंसती है, वहीं पर ही दूसरे शहर की भी ऑडियंस हंसती है। हर एज ग्रुप के लोग हंसते हैं। आज 7-8 साल होने के बावजूद जितने लोग मिलते हैं, आज सुबह रेस्टोरेंट में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वाह, आपने वो जो बोला था ना, वो चिटकनी बंद, ओ, तो वो मतलब सोचिए ना, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों ने चुटकुले सुनाए हैं। हाँ, जितेंद्र बिल्कुल। कौशिक हाँ, चुटकुले जीतू। थोड़ी सुना रहा है, हाँ, तो अपनी- ना मेरी अम्मा सुना रही चुटकुले। सिचुएशन में हाँ ह्यूमर है। अगर आपने लूट केस देखी हो, जी। लूट केस नहीं देखी मैंने तो। अरे यार, अच्छा। गलत कर दिया। लूट केस जरूर देखिए आप। तो उसमें एक राजनीतिज्ञ का पार्ट है मेरा, और मेरा 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 सूटकेस खो गया है ना। मेरा सूटकेस जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, वो चला गया है। और मेरा जो मेरा खास पुलिस अधिकारी है, उसको मैंने बोला कि काम पे लगाया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड इसको, इस सूटकेस को ढूंढना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इलेक्शन आने वाला है। और मैं उसको फ़ोन करता हूँ,
खोलते सूटकेस मिला क्या, और वो है ना खाना खा रहा है, रणवीर शौरी, अच्छा, वो खाना खा रहे हैं और जी ये बात मैं बोल रहा हूँ तो खाना खा रहा है क्या, मेरी तो भूख ही मर गई है। जिसका सूटकेस को है वो उसको भूख लगेगी क्या, और वहां से साइलेंस आता है उसका, क्या तू तुझे ये लगा तू खाना खा रहा है इसलिए बोल रहा, नहीं नहीं तू खाना खा खाना खा। तो अब वो मैं जोक नहीं सुना रहा हूं, लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन है रणवीर शौरी की, वो खाना थाली फेंक देता है कि मत ये मुझे खाना। मतलब या एक जगह पे बोलता है कि ये पहले इससे पहले सीन है जो बोलता है इतना, बोलता है कि वो बोलता है पाटिल साहब मुश्किल काम है। मुश्किल है, कितना मुश्किल है, वो जो वो मर्डर केस में मैंने तेरा पोस्टिंग रुकवाया था उतना मुश्किल है, क्या बात है। तो वो ह्यूमर है, वो मतलब वहाँ चुटकुला सुनाए बगैर चुटकुला है। तो मेरा मानना है कि जो पंकज त्रिपाठी भी जिस तरह की पाठ करते हैं वो चुटकुले नहीं सुनाते हैं, वो सिचुएशन, वो सिचुएशन का ह्यूमर है, राइटिंग का ह्यूमर है। हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें ऐसी स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, पंकज भी मैं भी, क्योंकि बड़ा कठिन है, रुला सकते हैं आप, इमोशनल कर सकते हैं, ड्रामा थोड़ा सा उसमें म्यूजिक हाइटेंड कर देंगे, लेकिन ह्यूमर में आप म्यूजिक अंडरलाइन करके आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक रैपिड फायर होता है हमारा जी, तो थोड़ा सा हमारे जो सामने वाली पब्लिक है हाँ, इसने सवाल लिख के दिए हैं, हाँ। कुछ पूछना चाहोगे तुम लोग? संकोच मत करो बच्चों, पूछो। सर आपने तलवार, हजारों ख्वाहिशों जैसी कई फिल्में की हैं और उस वक्त आप कहीं ना कहीं अननोटिस रहे थे, तो आपको कभी रिग्रेट हुआ कि जिस मतलब उन रोल्स के लिए आपको जितना स्पॉटलाइट जितना मतलब मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला? आपका नाम क्या है? अंकिता। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं कंप्लेन ना करूं, कंप्लेन के बिना जो मुझे मिल रहा है उसको मैं कितना उसको एंजॉय करूं और सेलिब्रेट करूं। तो तलवार को सेलिब्रेशन मिला, उसको अप्रिशिएट किया। धनी राम का जो मेरा पात्र था उसको लोगों ने बड़ा नोटिस किया। सबसे ज़्यादा तो मेरे को एक्टर जो थे इरफान, उन्होंने मुझे गले लगाया पहली स्क्रीनिंग के बाद, अरे गुरु हाँ बढ़िया गया वो डंडा भी आप ही को मारते हैं? हाँ डंडा ही मारा उन्होंने। तो वो सोचिए कि आपको इरफान साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया गया एकदम। तो और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई, प्रणव दा ने देखा और उन्होंने तारीफ की तलवार की पिक्चर की तारीफ की। आडवाणी जी थे उस समय, शर्मिला जी थी और सब लोगों के साथ, तो वो सेलिब्रेशन हुआ उसका। अगेन हर चीज अंकिता बुफे नहीं होती है, हर चीज को आप शादी का बुफे नहीं बना सकते कि जो कि सबको अवेलेबल हो और सब उसमें हाथ डाल के कुछ खा लें। कुछ चीजें होती हैं, नीश होती हैं, जिसको कुछ जो फिल्म भी बड़ी मुश्किल थी ना, बिल्कुल कठिन फिल्म थी, उसको सब लोग देखना सुनते भी तो है ना। अंकिता पूछेगी रश्मि से, अरे कैसी पिक्चर है? हाँ नहीं यार वो लड़की का मर्डर है ना उसमें, वो थोड़ा ब्रूटल है बहुत, देखूं क्या? नहीं छोड़ना बाद में। तो ऐसे ही होता है ना, हम बात करते हैं कि जैसे मुझे मित्र ने बताया कि जॉली LLB 2-3 देखी, मैंने कहा देखी क्या? बोले नहीं वो फार्मर वार्मर का है ना उसमें, और सुसाइड है। तो मैंने कहा नहीं वो बैकड्रॉप है, इतनी गोरी फिल्म नहीं है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपको पीड़ा हो देखकर दर्शक के तौर पे। अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि नहीं वो सुसाइड है उसके अंदर। मैंने कहा हर तीसरे सीन में सुसाइड थोड़ी हो रही है। तो ऐसे लोग प्रभावित करते हैं ना एक दूसरे को। बिल्कुल। तो सर जी आपसे जल्दी में पूछूंगा, तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी या ड्रामा? मुझे अच्छी स्क्रिप्ट पसंद है मुझे। ओके। सबसे मज़ेदार शूटिंग अनुभव किस फिल्म का रहा? बधाई हो डेफिनेटली, क्योंकि वो जीवन में इतना बड़ा पार्ट पहली बार मिला था। और मेरे जो सह कलाकार थे आयुष्मान, नीना जी, सुरेखा जी, सानिया, बड़े अव्वल दर्जे के लोग थे सारे के सारे। फिर आपने आयुष्मान के साथ बहुत फिल्में की आपकी? जी मैं दो फिल्में की। अच्छा। एक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की। और सबसे आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? दिलीप कुमार साहब। और हाल फिलहाल के दिनों में? फहद फाजिल। ओके। फहद फाजिल का काम मुझे बहुत पसंद, जो मलयाली फिल्म है। बड़ा मतलब वो सोचिए कितना अनरियलिस्टिक हीरो है, मतलब वो हीरो है ही नहीं, लेकिन वो हीरो बन जाता है वो अचानक से। और एक दूसरे एक्टर है साहिर जो मलयालम फिल्मों में इसमें थे अभी, कंटारा नहीं अरे जो अभी एक्शन फिल्म आई थी रजनीकांत साहब की। अच्छा, जेलर नहीं डॉकयार्ड पे जो थी। अच्छा, कुली में जो विलेन होता है, बॉल्ड विलेन,
ओके जो पुलिस में होता है और वहां जाता है अंदर, नाम चेक करो, गूगल करो गूगल जल्दी से। सर, साहिर नाम है उनका। और फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? शर्मिला जी, क्या बात। शर्मिला जी, नूतन जी, हाँ। क्या बढ़िया काम किया। थिएटर और फिल्म में से कौन ज़्यादा आपके दिल के करीब है? देखिए, मैं थिएटर किए हुए बहुत ज़माना हो गया, अरसा हाँ। हो गया, तो मुझे लेकिन थिएटर पे का एक अलग रस था। जब मैं अब ये रंगमंच देखने जाता हूँ, मैं नाटक देखने जाता हूँ, तो मेरा दिल को बहुत एकदम टीस होती है हल्की सी। क्या बात है। और यदि आप फिल्मी दुनिया में नहीं होते, कलाकार नहीं होते, तो क्या करते? जर्नलिस्ट होता, मैं यहाँ पर ब्रजेश राजपूत का इंटरव्यू ले रहा होता। बहुत शानदार। और आपके लिए एक डायलॉग जो आप हमेशा याद रखते हो, या आपका फेवरेट डायलॉग जो आपने किसी फिल्म में यूज़ किया हो? डायलॉग बाजी वाली फिल्में की नहीं मैंने। दूसरों ने डायलॉग बोले, कुंडी बंदना हो गया, जो रोज चिटकनी बनना होगी। दूसरों के डायलॉग हमेशा अच्छे रहे, मेरे डायलॉग कुछ ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता है कि कुछ मशहूर हुआ हो। अगली फिल्म में किस तरीके का एक नया रोल करना चाहोगे, हालांकि आपने बताया है? बायोग्राफिकल कुछ पार्ट Biography। मिले तो मुझे बड़ा जी, मजा जी। आएगा, कुछ जर्नलिस्ट का पार्ट मिले। हाँ। मुझे ये बड़े पसंद आते हैं। अब आपके चैनल में बोल रहा हूँ मैं, एक जो अभी YouTube पे जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है, ओके ओके। उसके अंदर जो जागरूक पत्रकार हैं, एक हैं वो रवीश कुमार? नहीं, रवीश नहीं, अरे वो जो इलेक्शन में करते हैं बहुत सारा, हाँ? नहीं, अजीत अंजुम? नहीं, अजीत अंजुम साहब नहीं, अजीत अंजुम साहब भी हैं, वो भी, उनका भी बड़ा जागरूक एक होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। हाँ? नहीं नहीं, वो जो ग्राउंड पे जाते हैं, जो राजीव सरदेसाई? नहीं, राजीव नहीं, अरे यार वो IBN वाले हैं, IBC वाले? अच्छा, नहीं, न्यूज़ 24 वाले? नहीं, क्या है, क्या चल रहा है, हाँ, माहौल क्या है? माहौल क्या है, क्या नाम है उनका? माहौल क्या है कि वो हमारे मित्र हैं, वो भी माहौल क्या है, न्यूज़ 24 वाले। हाँ। तो वो जो पत्रकारिता, रंजन, तो वो जो पत्रकारिता करते हैं ना, वो मतलब बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। और वो राजीव, हाँ, तो वो जिस तरह से काम करते हैं कि वो जूझते हैं एकदम से, मतलब वो सर फोड़ ले कोई या दूसरा हो तो आपको क्या लगता है, सिनेमा कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्टार पावर? दोनों चीज़ों का समावेश है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक होते हैं जो चेहरा देखकर फिल्म देखने जाते हैं कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन कलाकार है। हम लोग भी जब, अगर आप देखिए, कभी भी टीवी सर्फ करते हैं, OTT सर्फ करते हैं, तो उसमें जैसे मैं देखता हूँ, विदेशी फिल्में देखता हूँ बहुत, स्पेनिश या वो, तो मुझे कुछ परिचित चेहरा नजर आता है, तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि यार इस वाले एक्टर की वो पिक्चर देखी थी जिसमें उसने अच्छा काम किया था। बिल्कुल। तो वो दोनों का समावेश होता है। क्या आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, या उस दौर से उभर गई है इंडस्ट्री? नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बनता है, जर्नलिस्ट की बेटी जर्नलिस्ट बनती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लाला जी का बेटा लाला बनता है। तो नेपोटिज्म तो हर जगह है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये इतनी चमक धमक वाली दुनिया है कि इसमें नजर ज्यादा पड़ जाती है। अगर ऐसा होता तो तुषार कपूर सुपरस्टार होते। नेपोटिज्म का इतना ही चल रहा होता तो तुषार कपूर सुपरस्टार होते, अभिषेक बच्चन कमर्शियली बहुत बड़े स्टार होते, वो नहीं है। बॉबी देओल 10 साल तक गायब नहीं रहते। अगर इतना ही नेपोटिज्म का होता, वो क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बॉबी देओल को उतना ही, मेरा मानना है कि जो फिल्मी बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनको इनफैक्ट ज्यादा स्क्रूटनी होती है। उनके लिए आसान है, चांस मिलता है, उनके लिए विंडो बहुत आसान है कि फलाने अंकल के यहाँ चले जाओ, फलाने अंकल मैं, मेरे पापा ये, मेरे, तो बड़ा आसान है, बस वहीं तक आसान है सर। मतलब उसके बाद जो तेल निकलता है, और दर्शक तो मतलब सीधा एकदम से डस्टबिन में डालते हैं, चाहे कोई भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये फलाने का बेटा और फलाने की बेटी है तो इसको सर्टिफिकेट मिल गया और इसकी सारी पिक्चरें हिट करवानी है ना। ये पहले था, ऐसा होता तो राज कपूर साहब के बच्चे दोनों वो सुपरस्टार होते, वो नहीं हो पाए, है ना। तो आपके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप? ऑब्जर्वेशन। मुझे लगता है कि मैं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, और जैसे किसी शहर में आया तो वहाँ की हवा महसूस करना चाहता हूँ, लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी में झांकना चाहता हूँ, चोरी करता हूँ वहाँ से। तो वो मुझे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
भोपाल कैसा लगा? भोपाल से क्या चोरी भोपाल करके बहुत भोपाल सुंदर से है। क्या चोरी करके कल ले जा मिले रहे ना हैं? वो मृगनयनी वाले तो यानी उनको जल्दी किसी फिल्म में हम लोग देखेंगे। खींच लेंगे गुरु। गजा जी, आप यहाँ आए, आपको इतना वक्त बिताया और बहुत सारी बातें की आपसे, जी। फिर भी बहुत सारी बातें करने नहीं, को और मिली। आपने आपने इतना बड़ा यहाँ पर एक संस्था बनाई हुई है इस तरह से, और इतने जागरूक चेहरे दिख रहे हैं हर जगह पर, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आपको भी बधाई हो, और बधाइयों के लिए आपको लगातार बधाइयाँ मिलती रहें, और बधाई हो जैसी फिल्म, एक नई फिल्म कभी हम लोग को देखने मिले। जी। इस सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए सर।